जी डॉक्टर साहब, फाइनली अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, आप खैरियत से? अ, आपने वक्त निकाला, शुक्रिया बहुत आपका। उम्मीद है कि हम आपसे आज इस पर कुछ अच्छी गुफ्तगू सुन सकेंगे। आपने जैसे कि आपके मालूम है कि आज की जो हमारा मौजू है वो है अम्माद बुज़दार, जो कि एक सोशल मीडिया के हवाले से जाना पहचाना नाम है। तो उनकी आने वाली जो नई किताब है जिसका नाम है जिना मुल्जिम जिना हाजिर हों। तो इस सिलसिले में मुझे मालूम हुआ कि आपकी नज़रों से वो किताब गुजरी है और आपको मौका मिला उसको रिव्यू करने का। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप कुछ इस हवाले से हमें ब्रीफ कर सकें, आपको किस तरह की लगी और आप क्या रिकमेंड करते हैं हमारे कारी को कि। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने इस प्रोग्राम में। देखिए, जो बड़े लीडर होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी हमेशा एक गौर व फ़िक्र के नए-नए ज़ाविये और नए-नए रास्ते जो हैं उससे मिलते हैं हमें। उन पर तनकीद भी होती है, ज़ाहिर है कि उनके मुखालिफिन जो होते हैं, बिलख़ुसूस उनके जो मुआसर दीगर लोग होते हैं, उनके हवाले से भी उनकी तारीफ़ भी होती है। और फिर जिस तरह का शख्सियत या किरदार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का है, चूँकि उन्होंने एक अलहदा ममलिकत की बुनियाद रखी और फिर उसको हासिल किया, उसके लिए जद्दोजहद की। और उनके मुखालिफिन जो हैं वो बिल्कुल उनके ऑपोज़िट एक बात करते थे नेशनलिज़्म की, जबकि कायद-ए-आज़म ने एक टू नेशन थ्योरी की बात की और वो उनका ज़ाहिर है कि एक मुकदमा था सियासी, जिस पे उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया और फिर उसमें कामयाबी हासिल की। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि उस हवाले से जो है आरा वो एक क्लीशे की सूरत इख्तियार कर जाती हैं, मुखालफत में भी और मुआफ़क़त में। और हम ये देखते हैं कि फिर जो एक नैरेटिव जिसे हम ऑफ़िशियल नैरेटिव कहते हैं, बाज़ लोग उस पे तनकीद भी करते हैं कि वो बगैर किसी ठोस बुनियाद के है और उसमें सिर्फ़ जो है वो एक ग्लोरिफ़िकेशन का एलिमेंट है और वो सिर्फ़ बात को जो है, चूँकि कायद-ए-आज़म ने एक मुल्क बना दिया और हम उस मुल्क में रहते हैं, तो हमने अपने ऊपर ये फ़र्ज़ कर लिया कि हम उनकी शख्सियत मुताल्ला को जो है पाकिस्तान। वो एक जी, जी, वो कि जी वो उनकी कामत में इज़ाफ़ा जो है वो आर्टिफ़िशियली करते रहें। बिल्कुल। अम्माद बुज़दार साहब ने जो काम किया है उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि उन्होंने इसको एक बयानिए से हटकर एक मुकदमे की सूरत रखा है। और वो मुकदमा उस माने में नहीं है सिर्फ़ कि मुल्ज़िम जिन्ना हाज़िर हो, बल्कि मुकदमा ये है कि उसमें ठोस आर्गुमेंट्स वो लेकर आएँ। और लुत्फ़ की बात ये है कि आर्गुमेंट्स भी वो हैं जो मुखालिफिन के हैं, मुआसरीन हैं उनके, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन आदमी को अपने हम असरों से होता है। और बिल्कुल। फिर उसके बाद जो उनके मुखालिफिन हैं, उनका भी वो व्यू पॉइंट लेके आए हैं और उससे एक बिल्कुल डिफरेंट और एक नई पिक्चर बनती है। इस हवाले से नहीं कि कायद-ए-आज़म की शख्सियत में कोई कमी थी जो इससे पूरी हो जाएगी, बल्कि जी हमारे समझने में जो एक चीज़ थी या जो बाज़ दफ़ा हमारे बाज़ बड़े लायक लोग भी एक तरह से वो जिसे कहते हैं एट अ लॉस नज़र आते थे कि अब वो क्या आर्गुमेंट फर्दर लेके आएँ, उसकी उनके लिए अम्माद बुज़दार साहब ने बहुत एक आसानी की है, उनके लिए एक ऐसी चीज़ दी है। हमारी नौजवान नस्ल जिस पे हर वक़्त फ़िक्री या नज़रियाती तौर पर हमला जारी रहता है, उनके अज़हान को जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों से, जैसे आपने अभी खुद ज़िक्र किया मुताले पाकिस्तान के जी ज़िक्र से, एक तंज़ की के जो है वो माहौल पैदा किया जाता है। उनके लिए ये बात वाज़ेह है कि वो एक हकीकी किरदार थे और उनका किरदार भी हकीकी था और उन्होंने अपनी उनकी एक पॉलिटिकल प्रेज़ेंस थी और वो जो उन पे कहा जाता है, बिल्कुल ही एक घटिया-सा बात कह दी जाती है कि वो किसी के एजेंट थे। वो उनकी हर चीज़ एस्टेब्लिश्ड है, वो उससे पहले एक लीडरशिप उनकी एस्टेब्लिश थी जब सो कॉल्ड एक बड़ी लीडरशिप जो महात्मा गांधी की आई, उससे पहले जी वो एस्टेब्लिश थे। बल्कि महात्मा गांधी जो हैं, जिनको महात्मा कहा जाता है, उनके लिए बहुत से रास्ते खुद कायद-ए-आज़म ने साफ़ किए, उनकी बहुत सी जगह सिफ़ारिश की, ख़ास तौर पे ये होम रूल लीग के हवाले से जो मामलात हैं। और जी कायद-ए-आज़म को उनसे कोई कभी भी ना खतरा महसूस हुआ, ना उन्होंने कभी उनसे कोई कद रखी। बल्कि गांधी जी ने खुद बाज़ जगह कायद-ए-आज़म को जो है अपने लिए एक मसला समझा और उनको कांग्रेस से भी इसलिए छोड़नी पड़ी उन्हें और होम रूल लीग को भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि जब गांधी आए तो उन्होंने कहा कि मेरे अलावा
यहाँ पर अब कोई और जो है वो बड़े कद का लीडर जो है वो ना रहे। हालांकि दोनों एक ही हिंदुस्तान में एक ही खित्ते से, गुजरात से दोनों का ताल्लुक था और दोनों जी वकील भी थे, लेकिन उनकी ये जो टसल है यानी, और गांधी जी के इस डिवाइसिव रोल से पहले कायदे आजम एक बहुत फर्म दाई थे इंडिया की जो यूनिटी के, आजादी के। जी जोग्राफिकल और समाजी भी और सियासी भी। और इस हवाले बिल्कुल। से उनका, बल्कि ये बुज़दार साहब ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि जो अदर लीडरशिप है कांग्रेस की, इंक्लूडिंग जो मोतीलाल नेहरू हैं, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे, और इनके बिल्कुल। आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उससे बहुत ज्यादा इंडिया को उस वक्त फायदा हुआ। जो रिफॉर्म्स मिल रही थी ना कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसा मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं या दीगर जो मामला हैं, उनमें फायदा। लेकिन जब गांधी आए तो एक ऐसी डिवीजन और एक ऐसा मामला का हुआ कि जिसमें 1916 का जो लखनऊ पैक्ट है वो भी पीछे रह गया, फैक्ट। जो मुसलमानों को, हाँ जी, जो मुसलमानों को वो एक रिप्रेजेंटेशन देने का मामला था, वेटेज का मामला था, उनसे भी कांग्रेस पीछे हट गई। तो वहां से बिल्कुल। फिर ये डिवीजन स्टार्ट हुई और वो फिर चीज आगे बढ़ी, और फिर आगे चल के उन्होंने वली खान साहब के हवाले से भी, जो उनकी किताब में जिन्ना साहब के हवाले से लिखा गया, उस पर भी क्लैरिफिकेशन दी कि एक तरफ तो वो इंडिया के साथ रहने पर आमादा थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान को वो दुश्मन करार दे रहे थे। ये गो के उस वक्त की बातें हैं। अब की एएनपी को उस हवाले से जो है हम कटहरे में नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन बहरहाल वो उस वक्त की अमानत है कि उस पर बात की जाए कि अगर वली खान साहब ने लिखा या बाचा खान मरहूम के जो उस वक्त अल्फाज थे जब पाकिस्तान की बात हुई, या जो उनके ख्यालात थे, या जो गांधी जी से जिस तरह उनके मामलात हुए, मसलन मैं एक अर्ज करता चलूँ अगर आप इजाजत दें, कि जी उस बिल्कुल। वक्त ये था कि तीन ऑप्शंस की बात थी कि शुरू में हुई कि या जो रियासतें हैं या सूबे हैं वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं, या जी वो हिंदुस्तान के साथ हो जाएं, या फिर आजाद रहें। तो जी कांग्रेस बिल्कुल। ने बिल एहतमाम ये चीज कही कि आजाद का जो पहलू है वो खत्म किया जाए होने का, क्योंकि इससे बल्कनाइजेशन हो जाएगी भारत की, और यहाँ पे बहुत सारे नेहरू साहब रियासतें के वजूद में बकौल आएंगी। है वो, हाँ जी, शुमाली आयरलैंड जो है वो पैदा हो जाएंगे और बहुत ज्यादा कश्मकश शुरू हो जाएगी। जी वो खत्म किया, और दूसरी तरफ पख्तूनिस्तान के लिए बाचा खान साहब ये को रूल रखा जा रहा था। हाँ, जी ये वो कहते हैं कि कहा जा इसी सकता रूल को कंसीडर करें। है, इसी को आप करें, तो मतलब वो जो है कि जहां खुद को सूट करे वहां पे रूल और जहां पे दीगर का मामला हो वहां पे रूल और। तो ये चीजें वो है जो खुल के सामने है, और चूंकि अमाद बिल्कुल। बुजदार साहब कोई इस तरह का सियासी या कोई मजहबी या कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है कि वो किसी खास पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करें। उन्होंने बहसीत बिल्कुल। पाकिस्तानी लिखा है, और जिन लोगों ने किया है उनका रोल रहा है, उसके हवाले से उन्होंने अपनी बात रखी है, और बात वो रखी है जो प्रिंटेड वर्क्स पे, यानी जो ठोस शवाहिद हैं उन पर मबनी है। ही बिल्कुल। सेड शी सेड वाली बात नहीं है, बल्कि जी उन्होंने वो बिल्कुल। हवाला जात दिए हैं अपने, उन हवाला जहाज से अपनी केस स्टैब्लिश किया। और मेरा ख्याल है कि इसमें किसी को परेशान होने की या शर्मिंदा होने की या उसका दिफा फटाफट सोचने की जरूरत नहीं है। ये हम सब के लिए एक नहीं। ओपन चीज है, हम सब इस पर गौर व फिक्र करें और इसको एक नए जाविये से देखने की शुरू कोशिश करें। ये नहीं कि जो मुखालफीन है या जो एक खास मुकदमा रखते हैं वो जबरदस्ती उस पर कोई करें, और क्योंकि उन्होंने वो किसी को कटहरे में खड़ा नहीं किया, उन्होंने सवाए जना बिल्कुल। के कटहरे सवाल में जनाब। जना ही खड़े। बाकियों का बिल्कुल। जिक्र इसलिए जरूरी है कि वो जना जिस कटहरे में खड़े हैं, उस कटहरे में जिन्होंने खड़ा किया उनके हवाला जात देने जरूरी है, और वही मेरा ख्याल है उन्होंने किया है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। इसमें जिस तरह के उसके कवर पेज से पता चलता है कि मजहबी तबका और कौम परस्त और जो है हमारे जो दीगर लोग जिस तरह की के सवालात उठाते हैं जना पे, तो उसी को उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एक किताब है इसको एक क्योंकि ये मुस्तनद हवालों पे मुश्तमिल है, तो इसको हम समझते हैं कि आप आगे जाके एक तारीखी दस्तावेज के तौर पे रखी जा सकेगी, लाइक हिस्टोरिकल, मतलब क्योंकि अमाद ने सब चीज़ों को यकजा किया है, तो एज ए रेफरेंस बुक भी हो सकती है ये। तो इसकी अहमियत होगी इस हवाले से, और लोग इसको कंट्रोवर्शियल तो नहीं करेंगे? देखिए जी, मैं एक नालायक आदमी हूँ, आम सा आदमी हूँ। मेरा इतना कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे ये कहने में हार नहीं है कि मैंने पाकिस्तान के या मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मतलब जो पढ़ी है, दिस
बुक हैज अ डिफरेंट टेस्ट ऑल टुगेदर। Yes, उसकी वजह ये I है कि इसमें दो चीजें अम्माद बुज़दार साहब ने बिल्कुल नहीं की। एक तो उस तकद्दस को लेके नहीं चले जो आमतौर पे बड़ी शख्सियात के साथ वाबस्ता होने की वजह से जो आप उनको पहले ही एक मार्जिन ढेर सारा दे देते हैं, उसके बाद उसमें लिखते हैं। और जी दूसरा, ही इज नॉट देयर टू प्रूव समथिंग, कि वो आप जैसे भी वो लफाजी करके उसको बाज चीजों को छुपा के बाज को दिखा कर उसको पैदा किया जाए। जी उन्होंने वो बिल्कुल बातें लिखी हैं जो शायद हम कम मुताला होने की वजह से हमारे तक मौजूद नहीं थी। उन्होंने उन चीज़ों को डिग आउट किया है, उन चीज़ों को निकाला है जो उस वक़्त छप रही थी, जो उसके बाद जो उस वक़्त लोग उस तमाम सिलसिले में मौजूद थे, उनके जो अपने ओपिनियंस हैं, जो उनके अपनी मामलात हैं, और उसमें वो इसलिए कामयाब रहे हैं क्योंकि वो पहले से कोई प्री फॉर्म्ड नोशन लेके नहीं चल रहे हैं। और मैं ये सही समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज है जो इस किताब को बाकियों से मुख्तलिफ भी यूनिक करती है। करती और है वो जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कंट्रोवर्शियल का, क्योंकि जी कंट्रोवर्शियल इसलिए नहीं है कि आप इसके मुकाबले पे कुछ लाएंगे ना। हमारा सारा जो बिल्कुल ओनस है वो वॉलपर्ट साहब की किताब पर है, कि जिन्होंने जिन्ना साहब पे जी लिखी है। वो हर जो बिल्कुल नेगेटिव बात है वो स्टैनले वॉलपर्ट साहब से लेकर हमने बस मुस्तार वो जी छाप दी। ठीक है बिल्कुल ना, हमारे पास हमारी एक कुल एक एक कायनात वही हवाला है, कंट्रोवर्शियल हवाला तो हमारे पास वही है। आप किसी भी जो जिना को थोड़ा सा डिग्रेड करना चाहते हैं उसके लिए उनके पास एक हवाला मिलता है, वो वॉलपर्ट का है। एक हवाला तो वो है, आप समझे लेकिन कि हमारे कुल पास डेढ़ ऐसा कुछ हवाला है। नहीं। जी कुल डेढ़ बिल्कुल हवाला है, जिसमें से एक स्टैनले वॉलपॉट है और एक आयशा जलाल है। जी बिल्कुल आयशा और जलाल भी है जो उसके मुतालिक जनाब जसवंत सिंह साहब ने लिखा उसको कोई नहीं बात करता, कोई जो बाकी। और वो हमारी भी कमी है, जो लोग अपने आप को एक प्राउडली पाकिस्तानी या जिना साहब का एक एहसान मानते हैं, वो भी बिल्कुल चीजें नहीं ला सकते। यानी वो भी आगे से, अगर वो स्टैनले वॉलपॉट या आयशा जलाल साहबा की बात होती है तो वो भी लड़ाई झगड़े पे या उस पे आ जाते हैं, या बुरा भला कहने पे या गद्दार वगैरह कहने पे। इससे मामला जी हल नहीं जी होते। वो अमाद इससे बुज़दार मामला साहब हल ने वो नहीं भी एक होते राह दिखाई, जी बिल्कुल देखिए उन्होंने एक वो राह दिखाई लॉजिकल है। बिल्कुल लॉजिकल चीज लेकर आए हैं जिसको जिसमें हम बेसिकली हम डिबेट नहीं ओपन कर रहे, बट इट्स लाइक आप उसको कह सकते हैं कि एक तरह से तारीख का एक और पहलू है जो कि आप उसको कंट्रोवर्शियल करते हैं, उसको क्लियर करने की कोशिश की है कि नई नस्ल को किसी किस्म का भाव ना हो जी, एक इस वक्त लैंडस्केप की उन्होंने चीजों वसी को कर लेकर। दिया ना। तो बिल्कुल वॉलपर्ट लैंडस्केप साहब या बिल्कुल आयशा जलाल साहबा की काविश अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा भी ये ढेर सारे और रेफरेंसेस हैं, इनको भी एक नजर देख लेना चाहिए और देखना चाहिए। और खास तौर पे ये कि ये उस वक्त मौजूद भी थे, और इन्होंने वो किताबें कोई जिना साहब के रद में या मुआफकत में नहीं लिखी, बल्कि वो एक नोट है हिस्ट्री का जो वो दे रहे हैं, या अपने ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, या अपना एक इम्प्रेशन दे रहे हैं कि उस वक्त जो कुछ हो रहा था उसमें कौन क्या कर रहा था। और ऐसी जी चीजों में बिलअमूम जो है वो ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि वो बंदा वो फोकस नहीं होता, बल्कि वो बिल्कुल इवेंट या वो खास जो हिस्ट्री जिस तरह अनफोल्ड हो रही होती है उस पर एक आपका कमेंट होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल उस लिहाज से ज्यादा करीने हिकमत है चीज, कि बजाय इसके कि वो वॉलपर्ट साहब ने भी तो खास जनाब पे लिखी है, और फिर वो किताब लिखने बैठे हैं तब उन्होंने कुछ ना कुछ तो उसमें मसाला भी रखना है। तो मसाला वो डालना वो था उन्होंने रखा। हाँ, और आयशा जलाल साहबा ने भी ज़ाहिर है कि जो लिखता है वो फिर कुछ थोड़ा बहुत अपना जो है वो हस्बे जायका वो मामलात करता है। लेकिन ऐसे जो रेफरेंसेस हैं जो सिर्फ उन जी इवेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं और उस इवेंट में ये बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये कि एक मैच है उसमें फलाने बैट्समैन ने इतने रन किए, फलाने ऐसी बॉलिंग की, तो उसमें आपको पता चल जाता है फलाने बैट्समैन का क्या रोल रहा। लेकिन अगर क्या क्या रोल कि जी था हमने उस बैट्समैन की जिंदगी पे किताब लिखनी है, तो उसमें फिर जी वो ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है। फिर तो वो आपने चूंकि किताब उस पर लिखी है तो उसको छापने के लिए बिल्कुल उसकी तमाम चीजें आप अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जेब दास्तान ऐड करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल मैं, करेंगे इसलिए नहीं कि अमाद बुज़दार साहब से मेरी याद अल्लाह है या मैं उनको कोई प्रमोट करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत बात है। जो हमारे दोस्त इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं उनको वाकई ये एक दिल से दावत देना चाहूंगा कि आप इस किताब को देखिए। इसका एक बिल्कुल डिफरेंट फ्लेयर है, और आपको ये लगेगा कि वाकई, और हमें इस तरह की चीजों पे इसी तरह काम करना चाहिए, ठोस बुनियादों पर, ठोस आर्गुमेंट्स के साथ, कोटेबल रेफरेंसेस के साथ, ताकि हम एक ज्यादा, चाहे मुकदमा आपका कितना भी अच्छा हो, अगर उसकी बिल्कुल आर्गुमेंट मजबूत नहीं होगा
तो वो आप उसके मुतालिक कभी भी श्योर नहीं होंगे, और यही हमारी नौजवान नस्ल का डायलेमा है, जिसकी तरफ आपने भी अभी इशारा किया। ये चीजें जो रेफरेंस बुक तब बनती हैं जब ये वो ठोस बुनियाद फराहम करती हैं, जिससे आप कॉन्फिडेंटली अपनी जो आपका नैरेटिव है उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि ये किताब उस तरफ एक बहुत ही मस्बत कदम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके इनपुट का। आज हम चाहेंगे कि आपने आपसे आगाज किया ताकि लोगों के जहन में कुछ चीजें क्लियर हो जाएं किताब के बारे में, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस सिलसिले में। और नेक्स्ट हमारे जो गेस्ट हैं वो अम्माद हैं, तो जो साहिब किताब है उनसे भी कुछ राय ले लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हो सकता है इस सिलसिले में हम मजीद आपको ज़हमत दें फ्यूचर में। मैं नाज़रीन में से होके उनकी गुफ्तगू भी सुन सकूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ रहे, हमें बहुत खुशी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपसे फ्यूचर में भी इस सिलसिले में बात होती रहेगी। शुक्रिया। शुक्रिया मैम, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। दोस्तों अब मैं कोशिश करूंगी कि अम्माद को जो है मैं ऐड कर सकूं। हो सकता है इसमें 1-2 मिनट भी लग सकते हैं। मैं इनवाइट करती हूँ सबसे पहले उन्हें। और तो व्यूअर्स में मुझे अम्माद नज़र नहीं आ रही है भी एक अजीब बात है। अच्छा जी, और अम्माद को मैं ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ। जी अम्माद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं दी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये ख्याल कैसे आया कि किताब लिखी जाए? ये इसका ख्याल अभी इसलिए आया है, ये जो नया फिनोमेना आया है ना फेसबुक वाला, सोशल मीडिया का, जी जी, इसमें ये डिस्कशन, ये डिबेट वगैरह चलते रहते थे। तो अक्सर मुझे ये महसूस होता था कि जो हमारी नस्ल है, जो हम लोग हैं, तो हमारे पास इतनी एक किताबें हैं ही नहीं। मतलब यहाँ कोई भी बंदा खड़ा होकर कोई एक आध किताब का हवाला देता है और फिर उस पर अपना आर्गूमेंट बिल्ड करता है। और एक तस्वीर ये है, मतलब मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, डॉक्टर साहब को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी की तज़हीक करूँ, कि मैं मुकाबलेबाज़ी की कोई फ़िज़ा पैदा करूँ। खुले दिल से इन चीज़ों को देखें जो मैं लेके आया हूँ। हाँ, ये ज़रूर है, मुझे पर्सनली इन चीज़ों पे हमें अफ़सोस भी होता है, दुःख भी होता है। मतलब आप मुताले पाकिस्तान को बुनियाद बनाकर बुनियादों पे कुल्हाड़ा चलाएँ। मतलब ये नहीं हो सकता। जहाँ तक रियासती सच्चाइयाँ हैं, सीधी-सी बात है कि रियासती सच्चाइयाँ ऐसी ही होती हैं। मैं कहता हूँ कि कोई ईमानदारी से अगर मुताला पाकिस्तान पे तनकीद करता है, मुझे उससे कोई इश्यू नहीं है। मुताला हिंदुस्तान हो, मुताला इंग्लिस्तान हो, मुताला अमेरिका हो, ऐसे ही चलता है तकरीबन। ये रियासती सच्चाइयाँ ऐसी ही होती हैं। तो उनमें कमी-बेशी होती है। तो इनको बुनियाद बनाकर आप ये कहें कि जिन्ना साहब बुनियादी तौर पे गलत थे या जिन्ना साहब का मुकदमा गलत था। तो इस पे, और इसमें कुछ लोग तो बहुत हदूद क्रॉस कर जाते हैं। जिन्ना साहब की तनकीद बहुत सारी हुई है, मतलब इतने बड़े लीडर थे, बहुत सारे लोगों ने की है, हमें इश्यू नहीं है, हमारे पास है आर्गुमेंट। तो मैं समझता था कि जो हमारी नस्ल के लोग हैं, अक्सर इनको डिस्कशन इन चीज़ों में आर्गुमेंट देते हुए इनको मसला होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं चाहूँ कि इकट्ठा करूँ और ऐसे आर्गुमेंट इकट्ठा करूँ कि जो वो काम आ सकें उनके। मेरे इसमें मालूमात में भी इज़ाफ़ा हो, तो ये नई नस्ल को भी इस हवाले से मतलब कुछ पता चले कि क्या-क्या कुछ मतलब यकतरफ़ा दिखाया जाता है। डॉक्टर साहब ने काफ़ी उस पे रोशनी डाली कि इसका मौजू क्या है, और किस तरह का, ज़ाहिर है जिन्ना को उन्होंने बताया कि आपने एक कटहरे में खड़ा किया है, उन सब की नज़र से जो उन पे तनकीद करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है, और आपने जैसे बताया कि आपने क्यों लिखी, तो हम जिन्ना पे बहुत किताबें पढ़ते हैं, इसमें ऐसी क्या बात है जो आपने, मतलब क्या चीज़ हाईलाइट करने की कोशिश की? देखें अदी, इसमें जो चीज़ें मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की, पहली बुनियादी बात जो ये है कि जिन्ना साहब को का कद घटाने की एक कोशिश की जाती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिन्ना साहब जब, मतलब डॉक्टर साहब ने भी जो बात की है, जब गांधी इस हिंदुस्तानी सियासत में एंटर हुए, ये जसवंत सिंह के अल्फाज हैं कि जिन्ना साहब कुल हिंद सत्ता के एक लीडर थे उस वक़्त। बिल्कुल। होम रूल लीग जो मिस एनी ने बनाई थी 16 में, जिन्ना साहब गांधी को लेकर आए, जयकर की मुखालफत के बावजूद। मतलब जिन्ना साहब अगर इनसिक्योरिटी का शिकार होते, अक्सर आपने सुना होगा, देखें जी जिन्ना साहब की दाल यहाँ नहीं गलती थी क्योंकि वो गांधी साहब बड़े लीडर थे, तो जिन्ना ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहते थे, इसलिए वो भाग गए। आप मुझे ये बताएं, जो बंदा कुल हिंद सत्ता का लीडर हो गांधी के आने से पहले, in a sense he was dominant on both लीग एंड कांग्रेस, ये के मुंशी के अल्फाज हैं पिलग्रिमेज टू डेथ फ्रीडम में, सॉरी।
मतलब उस वक्त जब गांधी आते हैं कि दोनों लीग और कांग्रेस पे वो डोमिनेंट थे वो बंदा, ये हमें कोई नहीं बताता। मतलब जिनाद साहब जी, की ये कोई नहीं शख्सियत बताएगा जी। ये कोई नहीं तो बताएगा। ये के आपको जी आप क्या समझते हैं वो जो एक कंट्रोवर्सी आती है जिन्ना साहब के बारे में, जो सबसे वो है कि उन्होंने मजहब को इस्तेमाल किया, और वो कहते हैं, जो इल्जाम जी लगाने वाले कहते हैं कि जी जिन्ना साहब ने जो है ना, ये जो जिस तरह उन्होंने दो कौमी नजरिया पेश किया और मजहब को बुनियाद जी बनाकर जी हिंदू और मुस्लिम को दो अलग नेशन कहा, और उसके बाद तो आपको क्या लगता है कि ऐसा है, क्या तारीख इसकी तायद करती है कि उन्होंने ऐसा किया? आदि मुझे मुझे इससे बिल्कुल इख्तिलाफ है। जो आपने मुझे पूरी बात मतलब जो आपने मुझसे पूछा था, मैं इसकी भी वजह, ये भी एक वजह है। ये भी एक बहुत बड़ी एक गलतफहमी है कि जिन्ना थे इस्तेमाल करने, जिन्ना गांधी के मजहब इस्तेमाल करने पे कांग्रेस से अलहदा हुए। मजहब को बिल्कुल हिंदुस्तानी सियासत में इस्तेमाल करने वाला पहला गांधी है। खिलाफत से गांधी का कोई लेना देना नहीं था। खिलाफत में इन्होंने इसको हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करार दे दिया। गांधी की हिमायत में आजाद जैसे साहब बसीरत लोगों ने 5 से 20 लाख लोगों ने हिजरत की। वहां लोगों को अफगानिस्तान में कबूल करने वाला कोई नहीं था। वहां लड़ाई हुई, लोग मरे, वापस आए, ढोर डंगर बेच के लोग गए थे, और वापस पिशावर से काबुल तक लोगों के मकबरे बने। इतना एक मतलब हुआ। ये साहिब बसीरतों ने किया है। मतलब ये मजहब का जी पहला इस्तेमाल है जिससे जिन्ना साहब के रास्ते अलग हुए। मैं आपको बताऊं, गांधी साहब ने अपने फेवरेट चरखा को कुरान और गीता दोनों से साबित किया। ये इंदोलाल के अल्फाज हैं, एक हिंदू के जी अल्फाज जी हैं। बिल्कुल गांधी मजहब बिल्कुल। का इस्तेमाल नहीं करता। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, गांधी ने खिलाफत की कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मोहम्मद अली के साथ मेरा इत्तेफाक इसलिए है क्योंकि उनका मसला खिलाफत है, मैं मुसलमानों की छुरियों से अपनी गाय को महफूज रखना चाहता हूं। गांधी ने मजहब का इस्तेमाल नहीं किया। ये किस तरह के, ये हमें कभी कोई बताता है? गांधी नहीं, कोई नहीं सबसे बताता। पहले ये कोई नहीं बताता। यही वो चीजें हैं जिन्ना साहब का इख्तलाफ की बुनियादी वजह उसकी गैर आईनी मतलब जो गांधी का तरीकेकार था और मजहब का इस्तेमाल था। गांधी ने बंगाल के गवर्नर रिचर्ड कैसी के सामने एतराफ किया कि जिन्ना ने मुझे कहा तुम मजहब को सियासत में लाकर गलत कर रहे हो, तुमने बहुत सारे रद्दी अनासिर को हिंदुस्तानी सियासत में लेकर आए हो, इसका में बहुत नुकसान होगा। और जो ये गैर आईनी हरकतें मतलब शुरू हुई, उस वक्त भी गांधी ने जिन्ना साहब को लिखा था कि आप आए, इस नई जिंदगी में मिलके चलते हैं। जिन्ना साहब ने बिल्कुल कहा आपकी इंतहा पसंदाना जो रवैया है इसने सिर्फ जाहिलों, अनपढ़ों, इमेच्योर लोगों को मुतासिर किया है। नेशनलिस्ट लोग जो हैं वो किसी एक फर्द के तहक्कुमाना राय पे नहीं चल सकते, सबको में चलने होगा। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, इसका इख्तलाफ सिर्फ जिन्ना ने नहीं किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एग्जैक्टली यही लफ्ज कहे थे कि हिंदुस्तान को अपना मुस्तकबिल किसी एक आका के हवाले नहीं करना चाहिए। गांधी क्योंकि बिल्कुल। वो था, तो खिलाफत को भी इसने इस्तेमाल किया। मजहब का क्यों इसने इस्तेमाल किया? मजहब अपने मुसलमानों पे लीडरशिप मुसल्लत, हिंदुओं के तो वो हो गए थे। तो जिन्ना साहब बिल्कुल मुसलमान होते हुए भी मजहब जिन्ना ने नहीं किया। अब दूसरी बात आती है दो कौमी नजरिए पे। यदि अब उसमें मुझे बताएं 30 साल तो जिन्ना साहब इसके लिए वो लड़ते रहे। अब जहां तक दो कौमों की बात है तो 16 में जो जो हमारा मुआहदा हुआ वो दो फरीकों के दरमियान ही हुआ था। तो बिल्कुल इसका हुआ था। मतलब है बिल्कुल। कि फर्क तो था कोई मतलब। उसके बावजूद भी जिन्ना साहब चाहते थे कि किसी तरह देखिए, अगर अगर फर्क नहीं होता, तो जब अलहदगी उसकी बात हुई थी कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दी जाए, तो उस पे गांधी के एतराजात जब आए हैं, तो वो किस वजह से थे? मुस्लिम लीग को फिर इशू ही नहीं होना चाहिए। अगर अगर तो दो कौमी नजरिया का कोई वजूद नहीं था, मुसलमानों को जो है वो ब्रिटिशर जी एक ही थे, अगर अगर जब एक ही थे। रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो फिर जी जी एतराज की तो कोई वजह ही नहीं थी। वजह ही नहीं थी। अभी एक और मैं आपको आर्गुमेंट देता हूं। जब तकसीम के करीब जिन्ना साहब एक वक्त के लिए एग्री कर गए थे कि बंगाल को ठीक है अलहदा मुल्क बना दें, मुझे इतराज नहीं होगा। गांधी के सामने जब बोस और जब सोहरवर्दी ने ये आर्गुमेंट पेश किया कि अलहदा मुल्क बनाते हैं, तो गांधी ने कहा, वहां पे आबादी का तनासुब पता है क्या था? 55 मुस्लिम, 45 हिंदू, 45 हिंदू। 45%। और वो जी 45 हिंदू जो थे वो माशी, सियासी, सकाफती हर हवाले स्ट्रॉन्ग। से स्ट्रांग थे। उनके लिए गांधी ने क्या सेफ गार्ड मांगे कि इनको इंतजामिया और मुकन्नना में 2/3 के इख्तियारात मिलने चाहिए। जिस फर्क को वो बंगाल लेवल पे 45% के लिए वो मांगता था, 25 मुसलमानों के लिए कुल हिंद सतह पर जो जी सकाफती, सियासी, माशी लेवल पे कहीं ज्यादा पसमानदा थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। वो उसके मानने को तैयार नहीं बावजूद थे।
उसके बावजूद उनकी सियासत मजहबी तस्सुब से भी बालादर थी और वो बड़े जमहूरी भी थे। जी, और लोग मतलब देखिए ना, देखिए तनकीद करने वाले तो कहते हैं कि जी 1940 से पहले तो जी कायद आज़म को कोई जानता ही नहीं था, वो 1940 के बाद एक बड़े लीडर बने और उससे पहले कोई मतलब कायद आज़म को, जबकि जैसा कि तारीख बताती है कि जब गांधी साहब अफ्रीका से आए हैं, साउथ अफ्रीका से, जी तो जी जिन्ना साहब का बड़े सगीर की जो पॉलिटिक्स है उसमें एक किरदार एस्टेब्लिश हो चुका था। तो कुल हिंद आप सत्ता इस के सिलसिले लीडर, में क्या कहते बिल्कुल। हैं? बिल्कुल। अति मैं बताऊं, जसवंत सिंह कहता है एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तानी सियासतदान सोच भी नहीं रहे थे, ये गांधी की सियासत में एक्टिव होने से पहले की बात है, जिन्ना साहब उस वक्त हिंदुस्तान को मुकम्मल आजादी की तरफ लेके जाने वाले वाज़े आईनी ख्यालात रखते थे। ये जसवंत सिंह के अल्फाज हैं। बिल्कुल उस वक्त जब ये सोच भी नहीं रहे थे। के एम मुंशी बिल्कुल। कहते हैं कि वो कांग्रेस और लीग दोनों पे डोमिनेंट थे, गांधी अभी हिंदुस्तानी सियासत में मुतहरिक नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती ये लोग क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, कि मतलब कि जनाब की कोई शख्सियत नहीं थी। ये यहाँ पे जो मुखालफिन है वो तो कहते हैं कि जी कायद आज़म को जो है वो कांग्रेस में गांधी के होते को मुकाम ही नहीं मिलना था, तो इसलिए उन्होंने फिर अलग से जो है वो अलहदगी इख्तियार की और फिर मुस्लिम लीग में जाके जो है वो हिंदुस्तानी सियासत में उन्होंने अपना एक किरदार मजीद एस्टेब्लिश किया, जबकि मतलब तारीख इसके बरक्स है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। ये बातें तो मैं आपसे कर ही चुका हूँ अदी, कि जिन्ना साहब को इतराज था मजहब के इस्तेमाल पे। अभी देखें, मजहब के इस्तेमाल में फर्क है। दूसरी बात है कि जो मुसलमानों के लिए अगर जिना खड़े हुए, तो जिना को कांग्रेसी प्रोपेगेंडे के जेरे असर कहा गया कि ये फिरका परस्त है। मतलब आप, वो आयशा जलाल लिखती हैं कि अगर आप कांग्रेस के तस्वुर कौमियत के मुताबिक अगर आप ना चलते तो प्रोपेगेंडा चलता कि भाई आप फिरका परस्त हैं। तो जिना साहब ने अच्छा। 38 को कहा था कि अगर अपनी कम्युनिटी के सियासी, सकाफती, माशी बेहतरी के लिए, कोई अगर बेहतरी के लिए मैं अगर एफर्ट करता हूं, इस बुनियाद पे मैं फिरका परस्त हूं, तो मुझे अपनी फिरका परस्ती पे फख्र कोई है। इतराज भाई नहीं है, आप बिल्कुल। उसमें कोई इतराज नहीं है। और मैं नहीं दूसरी मतलब बात होना एक भी और नहीं आपको चाहिए, मतलब एक शख्स अगर जी अपनी, और वो भी एक कोई कोई मामूली सी माइनॉरिटी नहीं थी, मतलब मुसलमान उस वक्त अच्छी खासी तादाद में थे और जगह बिल्कुल कई ऐसा ही जगह है। पे उनकी अक्सरियत थी। अब मतलब आप सोचिए कि वो कहते हैं कि जी लोगों का कहना ये है कि उनको जो है ना मुस्लिम का नाम जो उन्होंने अपने मफाद के लिए यूज किया, और जी वो बड़े लीडर इसलिए कहलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसकी बात की, और मतलब ये कंट्रोवर्सी है कि मतलब उनको शायद कोई डेजिग्नेशन चाहिए थे, कोई बड़ा ओहदा चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ा। और ये एक बड़ा बड़ा इल्जाम है कायद-ए-आज़म के ऊपर अदी जो इनके अदी ये मुखालिफिन की इस तरफ चीज से का आज भी है। मैं आपको बता दूं, बड़ा ओहदा अगर उनको चाहिए भी था, एंड में भी, आखिर में भी जाके इनको ऑफर हुई थी कि आप मुत्तहिदा हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल बने। तो गवर्नर जनरल बन मतलब मुझे बताएं, इससे तो बड़ा तो जिन्ना कुछ नहीं हो साहब सकता। इससे बड़ा क्या हो सकता था। ये बचगाना बिल्कुल। बातें हैं, इनको बेचारों को बताया नहीं जाता। मतलब एक जहन पहले से बना चुके हैं। इनसिक्योरिटी गांधी को थी, ये मैं आपको फिर बता दूं। जिन्ना साहब लेके आने वाले थे होम रूल लीग में इसको। जिन्ना साहब, ये कांजी द्वार का दास के अल्फाज हैं कि सितंबर कलकत्ता के इजलास 2018 से दिसंबर नागपुर इजलास तक इसने जिन्ना साहब की सियासत को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की अपनी तरफ से। हर, ये कांजी के अल्फाज हैं, मुकम्मल बिल्कुल। तौर पे खत्म करने की कोशिश की जिन्ना की सियासत को। और वो जिन्ना ही थे जिसने इसको रोकने की कोशिश की कि ऐसे ना करें, मतलब ये जो कुछ आप करने जा रहे हैं, मजहब के नाम पे ये चीजें इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो जिन्ना जी। खड़े हुए, सारे सारे लीडर उस वक्त वो गए। तो जिन्ना, अच्छा, जिन्ना ने छोड़ भी दिया कांग्रेस, गांधी छोड़ भी दिया। अभी ये भी एक बिल्कुल, मतलब जिनको कोई पता ना हो, जिन्ना साहब ने ऐसा नहीं किया कि वो एक दिन में मुसलमानों का फिर नारा लगाया। जिन्ना ने 27-28 में जाके 27 में साइमन कमीशन का कांग्रेस के कहने पे बाइकाट किया। लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा जिन्ना के साथ ऐसा कुछ करो कि इसका कोई ठिकाना ना रहे, क्यों कांग्रेस का बिल्कुल। ये साथ दे रहा है। ये 27 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 28 में जी। जना के इन्होंने ये चीजें मानी थी कांग्रेस के सदर ने कि मुसलमानों को मरकज में इतनी एक सीटें मिलेंगी, लेकिन फिर कांग्रेस मुकर गई। आप 28 में जरा जना साहब की तकरीर तो उठा के देख लें, वो जरा पढ़ के तो देख लें। मौजमदार कहते हैं कि ये ऐसी तकरीर कोई हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर ही कर सकता है। ऐसे कमाल दलील है, मैं कहता हूँ वो पढ़ने वाली तकरीर है। हम सब इसी देखिए धरती के रहने। जी जी जी, ये हमारे एक साथ हैं साथी, वो कहते हैं कि मुताबिक बुज़दार साहब मजहबी बयानिया अगर गांधी साहब का था तो काउंटर बयानिया भी जिन्ना साहब का था। उसका जवाब पहले मैं थोड़ा सा देना चाहूंगी। काउंटर जी जी बयानिया मतलब आप काउंटर बयानिया कह के आपने खुद इस बात को साबित किया कि बेसिकली उन्होंने जिन्ना को लाके कहाँ खड़ा किया था।
मतलब जब वो मुस्तकिल जो है वो मुसलमानों की हुकूक को वो सप्रेस करते जा रहे थे, जी उनको बिल्कुल, मतलब कहीं से भी उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, और खास तौर पे दीवार से उन्होंने जो लगा दिया गया मुस्लिम उन दीवार से जब दीवार से लगाया, हर किस्म की बिल्कुल जो कानूनी जो है रिलैक्सेशन अगर ब्रिटिश की तरफ से आती थी और उसमें मुसलमानों का कोई हिस्सा होता था तो उसको बाकायदा रद्द किया जाता था। तो इसके बाद आके जब कायद-ए-आज़म ने काफी अर्से तक इस चीज को प्रोलॉन्ग किया और बहुत उनकी कोशिशें हैं कि इस चीज को इसी तरह रखा जा सकता। लेकिन गांधी की जो मजहबी बयानिया था वो मतलब वो मुस्तकिल एक इंतहा पसंदी की तरफ बढ़ता चला गया, मतलब उसका तो कोई ऐसा ही है। ऐसा नहीं था। दूसरा ये कि जो आजाद साहब थे वो उनके साथ थे जो कांग्रेस में आखिर तक। खुद उनके बारे में आप देखें कि उनकी उनकी क्या हैसियत थी कांग्रेस में। वो मुसलमानों के नुमाइंदे के तौर पे वहां मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद मतलब वो कहते थे जी चले वो कौम परस्ती है उनकी है वो जो भी। लेकिन उनकी बहुत सी चीजें तारीख बताती हैं कि जो आजाद साहब की अगर कोई रिकमेंडेशन होती थी उसको बकायदा कांग्रेस के इजलास में उठा के फेंक दिया जाता था, उसको डिस्कस करने की और उसको तारीख का हिस्सा बनाने की जहमत ही नहीं की गई है। तो बहुत एग्जैक्टली सारी चीजें ऐसी हैं। 2 अगस्त 1945 का खत, वो जो तेंदुलकर भी गोल कर गया, मेनन भी गोल कर गया, खुद मौसूफ भी वो खत गोल कर गए हैं कि मैं मुसलमान हूं, मैं आजाद मुसलमानों के हक में ये चीजें बेहतर समझता हूं, ये कुछ होना चाहिए। गांधी का अगले दिन ही जवाब आया, तुम इस मामले में खामोश रहो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी बोलेगी। एचएम सिरवाई महाराष्ट्र के अटॉर्नी जनरल रहे हैं, एडवोकेट जनरल रहे हैं, उसके मुताबिक कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में हमें कहीं वो बातें नजर नहीं आती कि कभी वो बातें डिस्कस हुई। जिस बंदे की अपनी दी गई तजावीज कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं होती, उसने क्या हमें मुसलमानों को हुकूक लेकर देने थे? हुकूक ये लेके आप पे देने मैं थे, छोड़ता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ये मेरे ख्याल बताएं। में आपने आपने किताब में इस मौजू पे काफी कुछ मटेरियल जमा किया, मैं मेरी नजर से बिल्कुल किताब गुजरी है तो जी इसलिए मुझे इल्म है कि आपने क्या क्या पॉइंट इस पे। तो जी आप जी ये बताएं कि जिन्ना पे जो है वो ये उन पर इल्जाम है कि इसमें क्या हकीकत है कि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी होने की दावेदार तो थी लेकिन थी नहीं। इसके इसके आप क्या समझते हैं? तारीख में ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो आपके इस आर्गुमेंट को जो है वो रिजेक्ट करते हैं, आई मीन सपोर्ट करते हैं, सॉरी। बिल्कुल मौजूद हैं। देखें, जिन्ना साहब को ये कहते हैं ना कि वो ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठ सकते तो वो भाग गए, ऐसा हरगिज नहीं। जिन्ना साहब 20 में कांग्रेस छोड़ गए और गांधी को छोड़ गए। जिन्ना साहब कन्विंस हुए 37 में जाके। अल्टीमेटली जो खुली जंग जिन्ना साहब ने लड़ी वो 37 में लगी है। अब मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं आपको बताऊं कि वो 37 में क्या हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल 37 में हुआ ये कि यूपी में नेहरू और चौधरी खलीकुज्जमान की अंडरस्टैंडिंग थी कि इलेक्शन के बाद आपस में हमारा अलायंस होगा। बंबई में हर जगह लीग के साथ इनका एक जबानी अंडरस्टैंडिंग इनकी थी, लेकिन इलेक्शन में कांग्रेस को बहुत बड़ी वाज़ेह मेजॉरिटी मिल गई। तब क्या हुआ, तब लीग के लिए ये शराइत रखे गए कि लीग वाले लीग छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करें, तमाम डिसिप्लिन कांग्रेस का उन पे लागू होगा। बंबई का मैं आपको अभी वाकया बताऊं, लीगी कांजी द्वारका दास की किताब से एग्जैक्ट वही अल्फाज में कोट करता हूं। बंबई में गवर्नर ने लीग के बंदे अली मोहम्मद को कहा था कि आप हुकूमत बनाएं, तो उसे जिन्ना साहब ने मना किया कि ऐसे नहीं करना, अक्सरीती पार्टी का हक है, हम अकलीती पार्टी हैं, घर आ जाओ। वो बंदा घर आ गया, गवर्नर ने उसको फिर कॉल किया कि जाती हैसियत पे आ जाओ, छोड़ दो पार्टी के हिसाब से। जब जिन्ना साहब को पता चला, ये कांजी पूरा वाकया बन गया, जिन्ना साहब ने इंतहाई सख्त रद्द अमल का मुजाहरा किया, खत लिखा कि तुम पार्टियों में इंतशार पैदा कर रहे हो। ये 37 के इलेक्शन है, जिन्ना साहब का रद्द अमल है, एग्जैक्ट वही बंबई है, वही 37 है, वही कांग्रेस का रद्द अमल मैं आपको बताता हूँ। खेर वहां पे उनके नुमाइंदा चुने गए वजीर आला के लिए, और कांजी कहते हैं खेर ने मुझे खुद बताया, पहले उसने जिन्ना से बंदे मांगे, जिन्ना साहब ने कहा ले लें भाई, मुझे कोई इतराज नहीं है, 2 बंदे मेरे ले लें आप। उसके बाद क्या हुआ, कांजी के सामने खेर ने यही कहा कि मुझे कांग्रेस हाई कमान की तरफ से वाज़े हिदायत है कि जिन्ना साहब पे कभी भी, जिन्ना साहब से अपने फासले रखने हैं। ये इनसिक्योरिटी किसको है 20 से मौजूद है, जिन्ना साहब से फासले रखने हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदू एक कह रहा है। बिल्कुल, और ये यूपी में है अब तो। बिल्कुल ऐसा है, यूपी में एग्जैक्ट यही कुछ हुआ। वो कांजी कहते हैं जिन्ना तावन जरूर करना चाहते थे, लेकिन जिन्ना अपनी पार्टी का गला नहीं घूटना चाहते थे। और दूसरी बात, आपने सेकुलरिज्म की बात की अदी, ये आपको मैं आजाद की किताब से ही बता दूंगा। आजाद साहब ने 58 में एक किताब लिखी है
30 सफहात मौसूफ ने कौमी मुफाद में इन्वर्टेड कामास कौमी मुफाद में छुपाए थे, वो 88 में जाके छुपे हैं। बिहार और बंबई में क्या हुआ जी, ये भी बता दूं आपको, 30 साल के लिए 30 सफे छुपाए गए। उन सफात में था क्या, 37 में जिन्ना साहब ने एक फिक्रा कहा था कि महासबाई जो है ना वो मुनाफिक नहीं है, खुले अल्फाज में उनको जो कहना होता है कहते हैं। कांग्रेस ये ढोंग कौम परस्ती के नाम पे करती है, दरअसल कांग्रेस भी हिंदुओं की ही जमात है। अच्छा, ये 37 की बात है। 37 के इलेक्शन का वाकया आजाद अपनी किताब में लिखते हैं कि जो है बंबई बिहार में एक जगह पारसी मेरिट पे आता था, एक जगह मुसलमान मेरिट पे आता था डॉक्टर महमूद वजीर आला बनने के लिए। लेकिन सेकुलर पार्टी ने क्या किया, सेकुलर पार्टी ने दोनों को पीछे हटा के हिंदुओं को वजीर आला बना दिया। ये 30 साल के कौमी मफाद में छुपाए गए सफात जो थे 58 में नहीं बताए गए। 58 में क्यों नहीं बताए गए? क्योंकि जो तकसीम के अकलौते विलन है ना जिन्ना साहब, वो सच्चे साबित हो जाते हैं। 88-89 में जाके कोई, ये तो इनका हाल है, ये आजाद की किताब से हैं ये बातें। तो और दूसरी बात अभी इनकी जो सेकुलरिज्म है, जो आजादी की इनकी तकरीबात हुई, जिस तरह मंतर हुए, जिस तरह मुकद्दस आगे जलाई गई हैं, जो कुछ हुआ वो पूरा मैंने ज्योतिषियों के कहने पे जो जिस तरह किया गया, इधर जिन्ना साहब का सीधा साधा तकरीब हुआ, ये किस तरह की सेकुलर पार्टी? वो जो चरखे का ड्रामा है पूरा हर उस पे जो है मुकद्दस चरखा जो है वो हावी था, मतलब फुल टाइम ड्रामा। अब ये देखिए, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम गांधी साहब को डिग्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये कि खुद उन्होंने बाद में इस चीज को जो है, देखिए अगर गांधी साहब के प्रचार जिस चीज का वो करते थे, अगर वाकई कांग्रेस उनको अहमियत देती तो 1947 के बाद जो है वो गांधी के नजरियात को लागू कर देती और हमें हर जगह अब तक चरखे नजर आ रहे होते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गांधी साहब जो थे वो तरक्की के और फौज के खिलाफ थे, तो मुल्क में जो है वो 1947 के बाद से ही आपने देखा कि जंगी हालात जो है वो पैदा किए गए, फौज भी आई और रेलवे भी जो है उसको आगे इस्टेब्लिश किया गया। तो खैर, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि कांग्रेस खुद भी जो है वो गांधी के साथ कितनी सिंसियर थी, पता चलता है। अब ये बताएं कि ये जो आप कांग्रेस की बात कर रही हैं, एक लफ्ज, गांधी खुद अपने नजरियात पे ईमानदारी से अमल करते थे। जी गांधी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, ये जो कौम परस्त की बात करते हैं हम, जब नेशनलिस्ट की हमारे यहाँ जो मतलब इसका मकसद किसी को डिग्रेड करना या तारीख को वो नहीं, लेकिन जो चीज तारीख का हिस्सा है वो है। तो वली खान जिस तरह लिखते हैं कि वो उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और वो ब्रिटिश एजेंट जो है वो साबित करना चाहते हैं, मतलब करने की उन्होंने पूरी कोशिश की जिन्ना साहब को। आप क्या समझते हैं कि वो डॉक्यूमेंट सारे गलत थे? अभी मतलब एक नहीं, वली खान, मैं अगर मतलब नर्म अल्फाज भी इस्तेमाल करूं तो वो एक बददियानत इंसान थे। उन्होंने जो खतूत दिए, उन्होंने अपनी तरफ से लफ्ज शामिल किए हैं उस बंदे में, मतलब डोमिनियन स्टेटस को उसने 2 स्टेट्स बना दिया। इस हद तक अच्छा, वो तो मतलब आप कहते हैं टेम्पर्ड हो गए। एग्जैक्टली, दोनों डॉक्यूमेंट मेरी किताब में मौजूद है इस हद तक। अच्छा। और 2000 में वो इंटरव्यू देते हैं सुहेल बड़ाइच को, देखें कि आप हमें क्रेडिट नहीं देते, हम बहुत सारी बातें जानते भी हैं फिर भी हम डिस्क्लोज नहीं करते। भाई आपने जो हकायक हैं हमें लिख के दिए हैं, वो हमने पढ़ी हुई है, मतलब उस पे आप इस हद तक मतलब एजेंट साबित करने की आपको जल्दी है कि आप लफ्ज तक मतलब वहां अपनी मर्जी के डाल देते हैं खतूत में। इससे बढ़ के कोई बददियानती हो सकती है? नहीं, मतलब लेकिन देखिए कहीं ना कहीं तारीख अपने आप को साबित करती है। आप तारीख के साथ कितना भी कुछ जो है वो बदलने की कोशिश करें, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से अमाद बुजदार उठता है और उसको ठीक करने की कोशिश जरूर करता है। तो जितना किताब को मैंने पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि आपने एक किताब के लिए जितनी मेहनत की है उसमें बेसिकली मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि ये अमाद बुजदार का बयानिया नहीं है, बल्कि ये तारीख के डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं जिनको एक किताब की शक्ल में जमा किया गया और इसमें किसी एक शख्स को फोकस नहीं किया गया। उनमें बहुत सारे जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट को सामने रखा गया, बल्कि कहना चाहिए कि उस वक्त के जो एक तरह से एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, उस वक्त जितने भी मैदान में खिलाड़ी मौजूद थे उन सब की शख्सियात और क्या कुछ हो रहा था उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मौजूद हैं कि किस तरह से जो है वो चीज़ें आगे डेवलप हुई और तकसीम की तरफ बढ़ी और क्या वजूहात थी कि कायदे आज़म जो है वो अलहदा हुए कांग्रेस से। जिस तरह हम पढ़ते हैं वो शायद हमें लगता है कि हमें तो एक किताब की सूरत में पढ़ाया जाता है, उसमें हमें
कोई तारीखी दस्तावेज का हवाला नहीं मिलता, लेकिन अमाद ने इस चीज़ को कंसीडर किया कि जितने भी खासतौर पे जो फॉरेन जो हमारे राइटर्स हैं और उस वक्त जो वाइसराय की कैबिनेट मिशन में शामिल थे, उन लोगों के जो है वो हवाले मौजूद हैं किताब में। अमाद, आपसे लास्ट में मैं पूछना चाहूँगी कि गांधी की अजमत की हम बात सुनते हैं तो दुनिया उनकी तारीफ करती है। मतलब मुझे ज़ाती तौर पे गांधी साहब से कोई वो नहीं है, मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो आप ऐसी क्या चीज़ सामने लाए हैं उनके बारे में, क्योंकि गांधी का मैंने देखा कि मौजूद है तस्वीर उनकी। जी बिल्कुल मौजूद है दी। मैं यही कह रहा हूँ कि कांजी ने उसी वक्त ही लिखा था, कांजी द्वार कदास हिंदू मुत्तहदा हिंदुस्तान का हामी। उसी वक्त उसने लिखा था कि जो उस वक्त गांधी से इख्तलाफ करता था वो उसको टोडी एजेंट, गद्दार, बरतानवी एजेंट कहा जाता था। और इसमें सबसे ज्यादा जो मुतासिर हुआ वो जना साहब की शख्सियत थी, क्योंकि जना साहब कद्दावर एक लीडर थे। ये 20 की बात है। अच्छा, अब गांधी और जना, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में अब जना साहब और गांधी दोनों के बारे में उनको परखने का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं मतलब पैट्रिक फ्रेंच एक बरतानवी एक है, उन्होंने किताब लिखी लिबर्टी और डेथ। वहां उसने एक मतलब एक नया नजरिया दिया गांधी के बारे में, कुछ लिखा। ये दिल्ली के जरीदे आउटलुक में वो बात छपी है, कुछ सहाफी गए हैं उसके पास कि भाई आपने ये तवज्जो हासिल करने के लिए सब कुछ किया है, मतलब गांधी पे इतने तनकीद। तो उन्होंने कहा कि यार देखें, गांधी जो था मेरा सबसे बड़ा हीरो था। पैट्रिक फ्रेंच के अल्फाज हैं, मेरे बचपन का हीरो था। लेकिन ये जो आप लाइब्रेरियों और मुहाफिज खानों में देख रहे हैं, ये मेरी पूरी तहकीक का निचोड़ यहीं से है। मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं दिया। आप समझते हैं कि गांधी कोई सूफी, कोई साधु थे, ऐसा हरगिज नहीं। वो इंतहाई चालाक और हीलाबाज सियासतदान थे। वो सच की बात करते थे, लेकिन हमेशा उसको सच ढूंढने में दुश्वारी पेश आई। वो खुशामद नापसंद करते थे, लेकिन हमेशा खुशामद की हौसला अफजाई करते थे। गांधी इंतहाई चालाक सियासतदान थे। और इस पूरी तहकीक में जिनाह के बारे में भी मेरी राय में तब्दीली आई। मैं इससे पहले जिनाह को एक मुतअस्सिब और फिरका परस्त समझता था। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिनाह हिंदू जात से नफरत नहीं करते थे, ये बेबुनियाद बात है। हिंदू लीडरशिप के रवैये से वो तंग आके उन्होंने कहा कि ये हल दिया था। अगर वो हिंदुओं से नफरत करते तो जिनाह आखिरी दम तक मुत्तहदा पंजाब और मुत्तहदा बंगाल की बात ना करते। और जहां तक जिनाह साहब की मैं बात बताऊं, एसके बंदोपाध्याय कट्टर गांधीवादी, गांधी का बहुत बड़ा सपोर्टर, उसने किताब लिखी। जिनाह के बारे में तहकीक करते करते वो इतने जिनाह साहब से मुतासिर हुए, उसने अपनी किताब का नाम कायदे-ए-आज़म एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, कायदे-ए-आज़म एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान लिखा किताब का नाम। तो ये चीज। और गांधी की अजमत अति देखे ना, अजमत क्या चीज है। आप कोई चीज मतलब जो बंदा अपने नजरियात पे खुद ही अमल ना करे, तो गांधी का नाम आदि अदम तशद्दुद हमारे जहन में आता है। आप मुझे बताएं, ठीक है ना आदि? लेकिन आप देखें जो कि असला जमा कर रहे थे, असला जमा कर रहे थे, असला जमा कर रहे थे, सिपाही भर्ती कर रहे थे। उसने वो मुझे अब हिंदू सियासतदान का नाम मेरे जहन से उतर गया। उसने कहा कि यार मैं कुछ बंदे भेज रहा हूँ, इनको सिर्फ इस शर्त पे वो करें कि इनको कुछ मतलब कमीशन मिले फौज में। कहते हैं मैं कोई कंडीशन नहीं रखना चाहता, उसको बेइज्जत करके रख दिया। मैं फ्री ये करना चाहता हूँ, मैं ये फ्री करूंगा, मेरे बस में हो तो मैं पूरे हिंदुस्तानियों को वो कर दूं। ये सिर्फ पहली जंग अजीम की बात नहीं है। यदि 30 में इसने ये लिखा नमक सत्याग्रह में कि असला से, ये अदम तशद्दुद वाले महात्मा हैं कि असला से महरूम करके बरतानवियों ने हमें रूहानी तौर पे कमजोर कर दिया। अब पता नहीं असले के दौर पे किस तरह की रूहानी तकवीयत वो देना चाहते थे हिंदुस्तानी को, ये मेरे समझ में नहीं आई है। और वो भी तो वो आपको याद होगा कि शायद वो एक हवाला है कि वो कहते हैं कि जो है अदम तशद्दुद यही है कि छोटे छोटे पुल उड़ा दिए जाएं और अगर आप पे हमला हो तो उस पे कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन फिर भी अदम तशद्दुद बड़े दुश्मन के सामने मतलब ये अब इसकी मतलब अब आप क्या इसमें कह सकते हैं इसमें कि अदम तशद्दुद की अब ये डेफिनेशन की मर्जी हुआ करती थी। जब चाहते थे वो एक अपनी तफहीम लेके आते थे। उसके बाद अभी उसने मतलब पूरी दुनिया में ये जो कहते हैं, मैं आखिरी बात ये जरा कह दूं कि पूरी दुनिया में गांधी मशहूर है, अक्सर हमें ये सुनना पड़ता है। अब उसने लिखे हैं, खतूत लिखे हैं, बरतानवियों को खत लिखा, मर जाओ, हिटलर जो करे, नाजी आपके साथ जो करें, लेकिन आप अपने रूह नहीं देंगे। आपने अदम तशद्दुद से लड़ना है। बड़ी मशहूरी हुई गांधी की। लेकिन मैं बताऊं, उसी जंग के शुरू होते ही वायसराय के सामने यही गांधी रोए हैं,
बरतानवियों के हक में, क्या बरतानवी उन्हें फूल बरसाने थे? इत्तेफाक किया, अच्छा ठीक है। फिर अचानक गांधी के जहन में अदम तशद्दुद के ख्यालात आ गए, उसने कहा अदम तशद्दुद से लड़ो, खत भी लिख दिया। अच्छा, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक उसी दौरान खड़ी, जेल चले गए, जेल से वापस आए, फिर कहा हिंदुस्तान को आजादी दो, ठीक है हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, कोई मसला नहीं है। बापू फिर अदम तशद्दुद को भूल गए। अब मुझे बताइए किस तरह की अदम तशद्दुद है? क्या ईमानदारी से जो बंदा इस हद तक सिर्फ एक मामले में इतने एक मतलब रंग बदलता है, क्या उनकी किसी बात का उसका एतबार किया जा सकता है? क्या कहा जा सकता है कि वो अपने अदम तशद्दुद पे खुद यकीन? बिल्कुल, गांधी की जो जिंदगी है उनमें काफी इस तरह की कंट्रोवर्सीज पाई जाती हैं कि वो खुद अपने ही कहे गए जो उनके मुख्तलिफ किस्म के प्रचार थे, नजरियात थे, उससे वो आगे जाके जो है उससे बिल्कुल 90 डिग्री मुतजाद चले गए। तो वक्त और हालात के तहत मुतजाद भी थे अदी, समझे, और हाँ जी बिल्कुल उसको बिल्कुल मतलब समझे, उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गए ना एक तरह से। मैं सिर्फ एक बात कहूं अदी, मुझे बताया जाए गांधी के क्या नजरियात थे? देहात में जाके रहो, चरखा चलाओ, अदम तशद्दुद। मुझे कोई फलसफा बताएं जिसमें इसने कि दुनिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है। मतलब अदम तशद्दुद पे मुझे कोई बंदा कायल करे कि गांधी बाकी अदम तशद्दुद पे यकीन रखते। क्या देहात काबिल अमल है? क्या सन्नतें ना लगाना, क्या नेहरू और पटेल ने वो बात मानी है? क्या फौज की बात कहती है? मतलब जो बंदा कहता है कि अफगानी आ जाए मेरे ऊपर, मैं मर जाऊंगा। कांग्रेस उस वक्त तक इक़्तिदार हासिल ना करे जब तक अदम तशद्दुद के जरिए लोगों पे कंट्रोल ना करे। वही गांधी बादशाह खान के बेटे गनी खान के सामने पाकिस्तान जो वजूद में अभी नहीं आया, कहता है पाकिस्तान ने कुछ किया तो जंग समझ के हम उस पे वो अमल दरामद करेंगे। तो गनी खान पूछते हैं कि बाबू आपके अदम तशद्दुद का क्या होगा? कहता है अदम तशद्दुद तो मेरा है, रियासत तो अदम तशद्दुद पे यकीन नहीं करेगी। अब मुझे कोई बात बताई जाए कि वो उस पे गांधी इन चीजों पे यकीन रखते होते थे और वो बाकी हमारे लिए इतने एक मुखलिस थे, तो हम मानने को तैयार हैं इस चीज को। ये इन हकायक को कोई जुटलाए, मैं चैलेंज करता हूँ। ये तेंदुलकर ने लिखी है ये बातें, ये गनी खान के सामने जो जी ये जो हम 11 अगस्त की तकरीर की बात होती है कि किसी ने अभी सवाल पूछा कि क्या वो सेकुलर बयानिया था कायद-ए-आज़म का? अदी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये ऐसे ही है, बिला वजह ऐसी चीजों को उठाया गया कि जिना जब मुसलमानों के जो खदशात बयान करते थे तो जिना के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा करो। कांजी के सामने एक दफा जिना साहब मतलब बड़े कर्ब से बयान किया कि कांजी जिना का कसूर तो बताओ, ये क्यों हिंदू प्रेस मेरी इतनी दुश्मन हो गई है, क्यों ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं? तो जिना साहब के खिलाफ इतना एक शदीद प्रोपेगेंडा किया। कांग्रेस के पास ना तो सरमाए की कमी थी, बहुत बड़ी पार्टी थी और इतने नाम थे, तो जिना साहब की शख्सियत को ये तासुर देने के लिए कि वो हिंदू दुश्मन है, वो ये इस तरह उनको एक तासुर दिया गया। 11 अगस्त से पहले भी जिना साहब ये बातें करते रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जिना साहब ने 11 अगस्त में जाके कोई नई बात की है। मैं आपको बताऊं 46-47 की एक बात है कि अमेरिकी एक मैगजीन ने कोई एक सुर्खी लगाई थी, उसमें हिंदुओं के लिए थोड़ी बहुत वो तहकीर का वो होता था। जिना साहब ने इनकार किया कि हिंदू कम्युनिटी की जो है इस पे मतलब उनकी दिल आजारी होगी, मैं नहीं करूंगा। जो जिना मुतस्सिब होते तो जिना ऐसे होते? क्या जिना नहीं जानते थे कि ये बेबुनियाद बातें हैं? अधिक गर्द उड़ाई गई है जिना साहब के बारे में। मैं तो ईमानदारी से बताऊं, गांधी जिना इनकी पूरे कैरेक्टर पढ़ने के बाद तारीख में इतना एक झूठ होता है कि बस इसकी कोई हद ही नहीं है, बंदा खुद ही तहकीक करे। जी बिल्कुल। अमाद बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। आखिर में मैं इसको थोड़ा सा एंड अप करना चाहूंगी। किताब मैंने पढ़ी है, किताब मुझे पढ़ने का मतलब एजाज हासिल है कहना चाहिए। मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग एक मर्तबा जरूर किताब को खरीद के पढ़ें। इसलिए नहीं कि इसमें कोई कंट्रोवर्शियल चीज है या कुछ है, बल्कि इसलिए कि तारीख का आपको एक ब्रॉडर रिस्पेक्ट मिल सके, एक वसी तनाजुर में आप तारीख को देख सकें। किताब की रुनमाई कोशिश की जा रही है कि 14 अगस्त को हो, और उसको अभी तक जो वेन्यू फाइनल नहीं है, लेकिन ये इरादा यही है अमाद का कि ये इस्लामाबाद में अगर इसको लॉन्चिंग इसकी हो सके। जैसा कि किताब क्योंकि जिना के नाम पर है और 14 अगस्त का दिन मेरे ख्याल सबसे बेस्ट डे, इससे ज़्यादा शायद कोई बेहतर मौका ना हो इस किताब की लॉन्चिंग का, तो कोशिश पूरी की जा रही है। किताब अभी पब्लिशिंग के मराहिल में है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस किताब के लिए जो है वो
इसको ज़रूर पढ़ें। और इसमें कोई ऐसी मुतनाज़ चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें तारीख के एक बेहतर व्यूज़ को जो है सामने लाया गया है, जिसमें जो किसी मतलब बिल्कुल कहना चाहिए कि गैर जानिबदाराना भी है। जहाँ तक रही 11 अगस्त की सेकुलरिज्म की तकरीर की बात, तो उसमें मैं कहना चाहूँगी कि मतलब कायदे आज़म की अगर आप पहली कैबिनेट को देखें तो उसमें 2 ऐसे लोग मौजूद थे जो मुस्लिम नहीं थे। तो आपको उससे अंदाज़ा होना चाहिए कि कायदे आज़म ने जो पाकिस्तान है, बेशक वो मुसलमान एक 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पे बनाया, लेकिन उसमें जो हमारे अक़लियती लोग थे, उन सब के लिए उनको बराबर के हुकूक देने की भी बात हुई, उनको कैबिनेट में भी शामिल किया गया। तो मतलब कायदे आज़म का तो जो पहले दिन से जो उनका जो नज़रिया था, वो तो बिल्कुल बराबरी का था। उन्होंने हमारे परचम में जो सफ़ेद रंग है, उन्होंने उसको शामिल किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि अक़लियत की नुमाइंदगी करता है। तो लेकिन आप उसके साथ-साथ आप इस बात को भी देखें कि बेशक हम सेकुलर हों या ना हो, लेकिन हिंदुस्तान ने सेकुलरिज्म का दावा किया था। और 2 कौमी नज़रिया शायद अगर उस वक़्त किसी को समझ में ना आया हो, तो आज 70 साल बाद हमें इस बात की समझ आती है, आज के हिंदुस्तान को देख के, कि सेकुलरिज्म अगर सिर्फ कहने की बात है, तो अगर तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म के नाम पे जिस तरह से अक़लियतों की, बल्कि खुद अपनी ही उनकी हिंदू ज़ात की जो निचली अक़लियत है, उसको मतलब निचली जो उनके ज़ात के हिंदू हैं, उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, और जिस तरह मुसलमानों को जिस तरह से सप्रेस किए जाते हैं उनके हुकूक, तो अगर तो ये वाकई सेकुलरिज्म है, तो इससे बहुत बेहतर है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ही रहें और इसके साथ ही रहें। लेकिन ये कि हाँ, बिल्कुल अक़लियतों के पूरे हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ। अमाद ने बहुत मेहनत से ये किताब लिखी है। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि किताब के लिए जब भी वो प्रिंटिंग के मराहिल से निकले, तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। अमाद, आपने बहुत डिटेल में हमें बताने की कोशिश की, लेकिन आई थिंक ये थोड़ा-सा इसमें तशनगी है। तो हम इंशाल्लाह इस पे एक सेशन और रखेंगे। किताब के पब्लिशिंग के मराहिल से गुजरने के बाद जब आने वाली होगी, तो इंशाल्लाह फिर आपको ज़हमत देंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जाना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।